कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की स्टार्ट की थी और हिंदी पेडागोजी में मुझे लगता है लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री है और एक टॉपिक और आपका रह गया है मूल्यांकन। ठीक है, उसमें आपको उपचारात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक, ये सब कुछ मैं डिटेल में एक ही लेक्चर में उसे कंप्लीट करा दूँगी। फिर लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में आपको टोटल पेडागोजी की, जो आपकी हिंदी पेडागोजी है, भाषाई पेडागोजी, उसकी मैं एक कंप्लीट मैराथन टाइप का वीडियो दूंगी जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन उतने में ही आ जाएं। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी भाषा को सीखने में कोई सामग्री कैसे मदद करती है, कोई भी कंटेंट हो या फिर कुछ भी सामग्री कैसे मदद करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। आपने जब बीएड या डीएलएड जो कुछ भी किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि बच्चों को बनाने के लिए आप कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट तैयार करते थे, बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग चार्ट मॉडल तैयार कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, देख करके सुन करके आसानी से उस चीज़ को, अपने ज्ञान को अस्थायी कर पाते हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता। हमें बच्चे को भाषा सिखाने की आखिर आवश्यकता क्यों है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है बच्चे के जीवन में, यही क्या कहलाता है भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता। पहला कहता है ज्ञानात्मक, यानी हम बच्चे को उसके ज्ञान के लिए, उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम उसको भाषा का शिक्षण देते हैं। यानी बच्चा तो पहले से, ऐसा तो है नहीं कि वो सीखा नहीं रहता है, सीखा तो रहता ही है, वो अनौपचारिक रूप से अपने घर में अलग अलग भाषाएं सीख करके आता है। ठीक है, लेकिन जब विद्यालय में भाषा शिक्षण, ये बात हो रही है विद्यालय की, ठीक है, भाषा शिक्षण का महत्व क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है, तो हम क्यों सिखाते हैं, उसके ज्ञान के वर्धन के लिए। ठीक है, बच्चे का ज्ञान कैसे डेवलप होगा, बच्चे का उस भाषा पे पकड़ कैसे होगी, उसका ज्ञान स्थायी कैसे होगा, तो वही हमारा क्या कहता है, ज्ञानात्मक। ठीक है, सृजनात्मक, इससे क्या होती है, बच्चे में इमेजिनेशन यानी कल्पना करने की पावर बढ़ती है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा कल्पना करेगा तो उसके अंदर रुचि बढ़ेगी उस काम को करने की। सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी, उसके अंदर अलग अलग कैपेसिटी आएगी कि हम इस भाषा का प्रयोग और भी किस भाषा के साथ मिला करके कर सकते हैं, या फिर जो हम बातचीत कर रहे हैं वो उसको और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई सृजनात्मकता। मतलब बच्चे, कहने का मतलब, जब बच्चे की भाषा पे हिंदी भाषा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है तो वो क्या करेगा, कविताओं की रचना कर सकता है, नाटक लिख सकता है, कहानी लिख सकता है, मतलब उसके अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी आ सकती है। बात करते हैं रसात्मकता। भाषा शिक्षण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रसात्मकता, यानी रसात्मक का मतलब क्या हुआ, आप देखे होंगे कि जब आप हिंदी पद्यांश पढ़ते हैं या फिर कोई भी छंद, दोहा, इस टाइप का पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे उसमें रस का प्रयोग हुआ रहता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। यानी जो आपने देखा होगा रहीम का दोहा, सूरदास के दोहे, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सारे हमारे मन को अच्छे लगते हैं, पढ़ने में हमें रस की अनुभूति होती है। अलग अलग देखा होगा, जैसे सूरदास ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, तो वो चीज़ें क्या होती है, हमारे दिमाग को अच्छी लगती है, हमारे मन को अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, तो वही क्या होता है, रसात्मक। यानी रसात्मक का मतलब रस से है। ठीक है, जो हमारे दिमाग को अच्छा लगे। ठीक है, जो या हमारे मन को अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। तो ये हुआ हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व और उसकी आवश्यकता। अगला जो है वो कौशलात्मकता है। ठीक है, कौशलात्मक का मतलब स्किल का डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि जब भाषा शिक्षण का एक अलग इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे जैसे बच्चा भाषा में निपुण होता जाएगा तो उसके अंदर ये एक स्किल डेवलप हो जाएगी। कहने का मतलब वो अपने भाषा के द्वारा किसी के सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, वो अच्छा वाद विवाद कर सकता है, अच्छा नेता बन सकता है, भाषण दे सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा शिक्षण के ये 4 महत्व हैं। एक तो उसके ज्ञान को स्थायी करेगा, ठीक है, दूसरा उसमें नई कल्पना शक्ति का विकास करेगा जिससे वो अलग अलग चीज़ों की रचना कर सकता है। ठीक, तीसरा है रसात्मक, यानी रस, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जिसके कारण हम भाषा को पढ़ते हैं या फिर कविताओं को, दोहों को पढ़ते हैं। कौशलात्मकता, उसके अंदर स्किल का, नए नए स्किल का डेवलप करेगा जिससे वो बच्चा भाषा में निपुण होके और वो क्या करे, वो भाषा में निपुण हो जाए और
भाषा निपुण बनाता है बच्चे को, जिससे वो भाषण दे सके, नेता बन सके, वाद विवाद कर सके, ठीक, अपने आप को अभिव्यक्त कर सके किसी के सामने। तो ये हुई भाषा शिक्षण का महत्व और आवश्यकता। अब हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भाषा की, यानी हिंदी भाषा की। तो भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या उपयोग है, कितने प्रकार के हैं, ठीक है, ये हम सब जानेंगे। तो आप देख लीजिए, भाषा शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण, यानी भाषा का मतलब आप हिंदी की भाषा की बात कर रहे हैं अभी। शिक्षण का मतलब टीचिंग, सहायक, इसे हम TLM भी कहते हैं ना। ऐसी सामग्री जो हमें भाषा सीखने में मदद करे या भाषा को सीखने में आसान बना दे, वो क्या कहलाती है, TLM कहलाती है आपकी। ठीक है, आप नाम से ही देखिए, ऐसी सामग्री जो हमें भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करे। ठीक है, वही हमारी क्या हुई, भाषा शिक्षण सहायक सामग्री। वो क्या क्या हो सकते हैं, चार्ट पेपर हो सकती हैं, आपकी किताबें हो सकती हैं, आप कोई ऑडियो वीडियो दिखा सकते हैं, बच्चे को कहीं ट्रिप पर ले जा सकते हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती है। और लोगों के सीखने की स्टेमिना भी अलग अलग होती है। जैसे देखिए, 30% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो सुन करके सीखने की कैपेसिटी रखते हैं। सुनकर कोई चीज़ उनको ऑडियो सुना दीजिए और वो, दुनिया में 30% लोग ऐसे हैं जो सुन करके कोई चीज़ सीख लेते हैं, यानी ऑडियो से। ठीक है, और 65% लोग ऐसे हैं जो दृश्य, यानी देख करके सीखते हैं। ठीक है, देख करके सीखते हैं, यानी उनको आप वीडियो दिखा दीजिए और उनके दिमाग में वो चीज़ें स्टेबल रहती हैं। ठीक है, और 5% लोग ऐसे होते हैं जो काइनेस्थेटिक होते हैं, यानी एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जो एक्टिविटी के द्वारा, यानी करके, या कह सकते हैं हम गत्यात्मक होते हैं, यानी गति के द्वारा सीखते हैं, छू करके उसे। ठीक है, हमने कहा 30% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑडियो सुन करके कोई चीज़ कैच कर लेते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। 65% दुनिया में ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, यानी वीडियो जब देखेंगे, जैसे हम लोग हुए, हमें कोई चीज़ सुना दे कहानी के रूप में, उससे ज़्यादा समझ हम जब वीडियो देखते हैं, किसी टीचर का अच्छा लेक्चर देखते हैं, तब हमारे दिमाग में वो ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, और 5% लोग ऐसे होते हैं जो खुद से, लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब तक वो खुद ना करेंगे तब तक उनके दिमाग में वो चीज़ स्टेबल नहीं होगी। ठीक, बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की होती है। तो हमने 2 प्रकार की, 3 प्रकार के आप पढ़े होंगे। श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य सामग्री, दूसरा होता है दृश्य सामग्री, और तीसरा होता है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, और एक चौथा प्रकार आजकल आ गया है, क्रियात्मकता। ठीक है, अब ये देखिए, क्रियात्मकता सहायक सामग्री क्या है। क्रियात्मक सहायक सामग्री क्या है। ठीक है, हम एक एक टॉपिक की बात करते हैं। श्रव्य सामग्री, ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ ऑडियो हो, यानी हम सुन करके उस चीज़ को कैच कर ले। ठीक है, जैसे
आप रेडियो देख लीजिए, रेडियो से हम क्या करते हैं, उस ऑडियो को सुना देते हैं और वो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ अस्थायी हो जाती है। उसमें फिल्म स्ट्रिप हो सकता है, आपका OHP हो सकता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है OHP, ठीक है, ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि ये श्रव्य सामग्री में ये पूछा जाता है। श्यामपट हो सकता है, सॉरी उसमें तो आप सुना नहीं सकते, ये तो दृश्य में आ जाएगा। दृश्य में आपके श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, किताबें, किताब हो सकती है, और भी आपकी कोई फिल्म हो सकती है, इसमें आप प्रोजेक्टर दिखा सकते हैं बच्चे को, प्रोजेक्टर, ठीक है। और श्रव्य दृश्य में आपका आजकल तो बहुत आ गए हैं, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर, टीवी हो गया आपका, है ना, इसमें आपको बहुत सारी आ जाएंगी, मैगजीन आ सकती हैं, समाचार पत्र आ गए, ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके दृश्य सामग्री में हो गए, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब के सब उसी में आ जाएंगे आपके दृश्य सामग्री में, ठीक है। और श्रव्य में केवल जिसे हम सुन सके, केवल सुन करके हम उस चीज़ को बच्चों को बता सके, इसमें आपका ऑडियो कैसेट आ सकते हैं, ठीक है, ऑडियो कैसेट, ठीक। और ये जो हुआ दृश्य सामग्री में, मैंने कहा कि श्यामपट हो सकते हैं, किताब हो सकते हैं, प्रोजेक्टर हो सकते हैं, समाचार पत्र, मैगजीन आती है बच्चों की, ठीक है। और दृश्य श्रव्य दृश्य यानी जिसमें सुनाई भी दे और हम उस चीज़ को देख भी सकें, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, टीवी हो सकता है, आप बच्चों को प्रेरणादायक मूवी दिखा सकते हैं, ठीक है, जिससे उनका मार्गदर्शन हो सके और ज्ञान स्थायी हो सके। ये तो 3 के 3 हम अपने जब DLED या BEd आपने जब किया होगा तो ये तीनों आप पढ़े होंगे, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। लेकिन आजकल जो चौथी एग्जाम में पूछी जा रही है वो है क्रियात्मक सहायक सामग्री। अब ये क्रियात्मक क्या है, ये वही है लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब बच्चा खुद करके सीखता है वही हुआ क्रियात्मक। यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को आप फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, ठीक है, फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, या कहने का मतलब बच्चे को आप जू ले जाइए, ठीक, कोई म्यूज़ियम ले जाइए, कहीं साइंस लैब दिखाने ले जाइए, वो सब क्या हुआ आपका क्रियात्मक सहायक सामग्री। यानी बच्चा खुद उसमें जब एक्टिव रहे, उसमें इन्वॉल्व रहे, वही आपका है क्रियात्मक सहायक सामग्री। ये क्रियात्मक सहायक सामग्री का इम्पोर्टेंस क्या है ये जान जाते हैं हम। पहले बात करेंगे इस सहायक सामग्री का महत्व क्या है, ठीक है। सहायक सामग्री का महत्व क्या है। भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, या आपके जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है। पहला देखिए, ये जो कक्षा कक्ष की निरस्ता होती है, ये कक्षा कक्ष की निरस्ता को खत्म करेगा। कक्षा कक्ष की निरस्ता, कक्षा कक्ष की निरस्ता समाप्त होती है, ठीक है। बच्चों में जिज्ञासा पैदा करेगा, बच्चों को जिज्ञासु बनाएगा, ठीक है। जिज्ञासु बनाता है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करेगा, ठीक है। यानी वो अलग अलग एक्टिविटी या फिर अलग अलग चीज़ों की संरचना कर सकते हैं, अपने आप से कविता कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों को जिज्ञासु बनाता है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है।
ज्ञान को अस्थायी बनाता है, ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद, पाठ को सरल एवं रुचिकर बना देता है, ठीक है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, बच्चे उससे उनके अंदर क्या विकास होता है। तो ये क्या करता है, कक्षा कक्ष की नीरसता को इससे समाप्त होती है, ठीक है। कक्षा कक्ष की नीरसता कैसे समाप्त होगी, भाई आप बच्चे को कुछ दिखा रहे हैं, चार्ट पेपर दिखा रहे हैं या फिर ग्लोब दिखा रहे हैं, कुछ भी कोई मैप ही दिखा रहे हैं, तो उसमें बच्चा क्या होगा, बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा, एक्टिव रहेगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यानी कि यहाँ मैथिली बोली जाती है तो यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसे आप मैप से अच्छे से समझा सकते हैं। बच्चे को जिज्ञासु बनाता है, यानी बच्चे के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि अच्छा इसके आगे अब क्या होगा, ठीक। बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है, यानी बच्चों को क्रिएटिव बनाता है। बच्चे कहानी कविता पढ़ते हैं, उसके आगे का वो आप देखे होंगे छोटे बच्चों में छोटी छोटी कहानियाँ दी जाती हैं और एक छोटे छोटे फॉर्म में दी जाती है, कहने का मतलब एक छोटा छोटा पिक्चर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आगे की कहानी की रचना करें, ठीक। तो उससे क्या होती है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। क्या कहा मैंने, क्योंकि किताबें भी क्या हैं, एक सहायक सामग्री ही, एक संसाधन ही है, ठीक है। ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद करता है। उससे क्या होता है, बच्चों में ज्ञान क्या होता है, स्टेबल रहता है। हम जब मैप दिखाएंगे, चार्ट दिखाएंगे या कोई फिल्म, कोई प्रोजेक्टर दिखाएंगे तो उससे बच्चों का ज्ञान हमेशा के लिए अस्थायी रहेगा, वो भूलेंगे नहीं जल्दी। पाठ को सरल और रुचिकर बनाता है, यानी जो पाठ बोरिंग हो, जो बच्चों को समझाने में मदद ना मिले, उन पाठ को वो क्या कर देता है, उस लेसन को वो बहुत TLM क्या कर देता है, बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। एक बहुत पूछा जाता है बाला, बाला है क्या, आप जान जाइए। उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए, इसे याद रखे रहिएगा। ये बाला अक्षय कुमार वाला नहीं है, ठीक है। ये बाला का फुल फॉर्म देखिएगा, बिल्डिंग एज, ए का मतलब एज है, ठीक है। लर्निंग एड्स, लर्निंग एड, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब आपकी स्कूल की बिल्डिंग, ठीक है। एज लर्निंग एड, यानी जब हम बिल्डिंग का प्रयोग बच्चे को सिखाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसे ही हम क्या कह दिए, बाला कह दिए। यानी आप देखे होंगे कि आजकल जो स्कूल की दीवारें होती हैं उस पर अच्छी अच्छी बनी हुई होती हैं, फोटो डायग्राम बने हुए होते हैं। कहीं पे आप देखे होंगे स्केलेटन का, हायर क्लासेस में स्केलेटन का डायग्राम बना होता है, छोटे बच्चों के क्लासेस में फूड बनाए जाते हैं, अलग अलग महापुरुषों के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों वो कंटिन्यू देखते रहते हैं, घूमने भी गए, मतलब क्लास में अगर पढ़ाई नहीं भी हो रही है, कोई पीरियड फ्री भी है, तो भी बच्चों ने देखा कि अच्छा यहाँ पे तो ये बना हुआ है, यहाँ ट्राइंगल बना है, यहाँ स्क्वायर बना है, तो वो क्या होता है, उनके दिमाग में स्टेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब बिल्डिंग एज ए लर्निंग है, जब हम स्कूल की बिल्डिंग का प्रयोग बच्चों के सिखाने के उद्देश्य से करें तो उसे हम क्या कहते हैं, बाला कहते हैं, ठीक है। ये रही यहाँ तक की बात। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज लैब की या भाषा लैब की, ठीक है। लैंग्वेज लैब या भाषाई प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला। अब भाषा प्रयोगशाला का क्यों प्रयोग किया गया, आजकल आप देखे होंगे हर स्कूलों में एक अलग से, जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब होता है, वैसे ही भाषा के भी प्रयोगशाला होता है, गणित प्रयोगशाला बना दी गई है। ये भाषा प्रयोगशाला का महत्व क्या है, इसमें बच्चे की क्या होती है, वर्तनी सुधार होती है, यानी वो जो उच्चारण सुधार होता है, ठीक है। बच्चा अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उसे बार बार वहाँ पर रिपीट कराया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर उस वर्तनी का सुधार हो जाता है और वो चीज़ें सीख जाता है, यानी मात्राओं का कैसे प्रयोग करना है, यानी कहने का कुल मतलब ये है कि वो उसका उच्चारण अच्छा हो जाता है, ठीक है। लैब में उसे प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा ना, तो लैंग्वेज लैब का ये हुआ काम, ठीक। एक हम बात करेंगे
पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। आप देखिए जो बच्चों की मैगजीन आती हैं उनका भी कैसे हेल्प होता है, ये भी एक सहायक सामग्री ही है, लैंग्वेज लैब भी। तीसरा हम बात करेंगे किताब, ये एनसीईआरटी आपकी खासकर सीटेट में तो एक प्रश्न बुक से जरूर आ जाती है। पाठ्य पुस्तक कह दिया हमने या किताब कह दिया, बात एक ही हुई। किताबों के दो गुण होते हैं, एक देखिए एक बाह्य गुण होता है और एक दूसरा आंतरिक गुण होता है, ठीक है, बाह्य गुण और दूसरा आंतरिक गुण। अब ये होता क्या है, बाह्य गुण का मतलब उसमें अच्छे अच्छे फोटो बने हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक। कहने का मतलब उसमें छोटे बच्चों की किताबें हैं, अलग अलग फ़ोटो दी गई है हर चैप्टर में, तो उस चैप्टर वो उसका बाह्य गुण हुआ, यानी वो किताब अपने आप में रुचिकर बनाई गई है, जिससे वो क्या हुआ, बच्चे आसानी से उन डायग्राम को देख कर, उस पिक्चर को देख करके बच्चे आसानी से समझ सके, तो वो किताब का क्या हुआ, बाह्य गुण हुआ, वो पाठ्य पुस्तक का क्या हुआ, बाह्य गुण हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताबें हैं तो आप बस एक रिसोर्सेस है, ओनली रिसोर्सेस, ठीक है। किताबें सीखने का एकमात्र साधन है, ये हमेशा एक लाइन याद रखिएगा, किताबें सीखने का एकमात्र साधन है। ये केवल सब कुछ किताब ही नहीं हो सकती, ठीक है, तो केवल एक साधन है, एकमात्र संसाधन है या साधन है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एकमात्र संसाधन है, कर लीजिए, रिसोर्स है ना। ठीक, ये एक लाइन आप जरूर याद रखिएगा, आपको सीटेट में ये जरूर देखने को मिल जाएगी, चाहे हिंदी पेडागोजी में देखने को मिले या बाल मनोविज्ञान में देखने को मिले, कि किताब पाठ्यपुस्तक सीखने का एकमात्र संसाधन है। बात कर रहे थे हम बाह्य गुण की, इसके बाह्य गुण में क्या आ जाएगी, पिक्चर्स, ठीक है, अच्छे अच्छे डायग्राम्स हो सकते हैं जिससे बच्चा देख करके आसानी से समझ सके, छोटे छोटे उसी में क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे वो बच्चे को आसानी से आंतरिक गुण, कहने का मतलब उसका आंतरिक गुण क्या होना चाहिए, उसका एक मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, सहज और सरल होनी चाहिए। आप देखे होंगे जो भी सीबीएसई की बुकें आती है, जो एनसीईआरटी की बुक है स्पेशली, आंतरिक गुण में देखिए मनोवैज्ञानिक आधार हो, यानी वो ऐसे लिखी गई हो कि बच्चे का दिमाग का लेवल क्या है उसके आधार पे लिखी गई हो, ये नहीं कि अब बच्चा क्लास 1 का है और हम उसको 4th लेवल की ये समझा रहे हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए किताबों का, ठीक। दूसरा उसका क्या गुण हो सकता है, भाषा सरल और सहज हो पाठ्य पुस्तकों का, ठीक है, भाषा सरल एवं सहज हो, ठीक है। ये हुआ पाठ्य पुस्तकों का गुण, ठीक है। हमने कहा कि बाह्य गुण उसका क्या हो सकता है, उसमें पिक्चर डायग्राम हो सकते हैं। आंतरिक गुण यानी मनोवैज्ञानिक उसका आधार हो कि वो एक लेवल के बच्चे के अकॉर्डिंग लिखी गई हो, भाषा सरल और उसमें सहज प्रयोग की गई हो। आप देखिए एनसीईआरटी की किताबें उठा करके देखिए, चाहे आप साइंस की देख लीजिए 6th 7th 8th की या फिर एसएसटी देखिए, ऐसा लगता है जैसे बुक्स बच्चों से बातें कर रही हो ना, उसमें ऐसे लाइन लिखे हुए हैं जैसे क्वेश्चन भी पूछे गए तो उसी फॉर्म में पूछे गए हैं जैसे बच्चा उस बुक से बातचीत कर रहा हो, ठीक, कि क्या आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप में दिया हुआ है। तो ये हुआ पाठ्य पुस्तक। और चौथा हम बात करेंगे बाल साहित्य। ये बाल साहित्य क्या है, किताब या पाठ्य पुस्तक, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। चौथा है बाल साहित्य। अब बाल साहित्य क्या है भाई, बाल साहित्य में आपके आ जाएंगे जो बच्चों की पत्रिकाएं आती हैं, जैसे आप देखे होंगे चंपक आता है, ठीक है, नंदन आता है, और भी आते हैं, चाचा चौधरी आता है, ये सब क्या है, पत्रिकाएं हैं जो छोटे बच्चों के लिए आती हैं। उसमें आप देखे होंगे भर भर के डायग्राम दिए रहते हैं और उसी डायग्राम के आधार पे ही बच्चे क्या होती है, और बहुत सारी कहानियाँ दी हुई थी। उन कहानियों से क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, बच्चों में जिज्ञासा आती है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है कि आखिर इसका आगे का कहानी का पात्र क्या हो सकता है, और वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी भाषा शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, शिक्षण सामग्री के प्रकार और ये सारी चीज़ें, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।